नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार के इतिहास के क्रम में के दत्ता की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके फर्स्ट पार्ट का सेकंड टॉपिक, उसके क्रक्स के साथ मैं आपसे बात करने आया हूं। यहाँ हम लोग जानते हैं कि यदि हम बीपीएससी के प्रीलिम्स में अपियर हो रहे हैं तो 150 क्वेश्चन जो पीटी में आने हैं, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं और उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिहार के हिस्ट्री से रहते हैं, जो कि काफ़ी क्रूशियल पार्ट है। और पिछले कई वर्षों से बीपीएससी ने बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी पूछने शुरू कर दिए हैं। इसके सोर्सेस कहाँ से हैं ये पता ही नहीं लगता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वो के दत्ता की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, वहाँ से इसको उठाया जाता है। बहुत मतलब ये समझिए कि लाइट में ये बुक नहीं है, बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। और मैंने इसी का सीरीज़ बनाना स्टार्ट किया है, जिससे बिहार के एग्जामिनेशन दे रहे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। उसी का ये क्रम का ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक अपना बहावी आंदोलन से रिलेट करता है। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे बहावी आंदोलन का परिचय। पहला है वैचारिक और धार्मिक मूल। बहावी आंदोलन मूल रूप से अरब के अब्दुल वहाब और भारत के शाह वली उल्लाह के विचारों से प्रेरित था। यह पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, इस्लामिक आंदोलन था, और इसके वास्तविक संस्थापक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का शुद्धिकरण करना और उस समय मुस्लिम समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और कुरीतियों को समाप्त करना। ठीक है, ये मध्यकालीन धार्मिक जीवन के तरफ लौटने के पक्षधर थे। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वहाबी आंदोलन के राजनीतिक आयाम क्या थे और इनके लक्ष्य क्या थे? तो भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना और एक राजनीतिक मंच के रूप में परिवर्तित इसका करना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सैयद अहमद का मुख्य लक्ष्य था कि भारत, खास करके पंजाब के सिखों और शेष भारत के जो अंग्रेज हैं, इनको गैर मुस्लिम के प्रभाव क्षेत्र से बाहर लाना और दारुल हर्ब की जगह पे दारुल इस्लाम का स्थापना करना। बिहार के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि बिहार का इसका जो सबसे महत्वपूर्ण संगठनिक ढांचा था ये बिहार में था। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण संगठनिक ढांचा था ये बिहार में था, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है बिहार के लिए। ना अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। पटना वहाबी आंदोलन का महाकेंद्र। अब यहाँ पे पहली चीज़ कि पटना क्या है? वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, अब पटना से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स हैं, पहला है रणनीतिक स्थिति क्या थी वहाबी आंदोलन की पटना में। 1820 के दशक से 1870 के दशक तक, अगले 50 वर्षों तक पटना पूरे के पूरे बहावी गतिविधियों का मूल केंद्र बना और साथ ही साथ पटना से पूरे देश के क्रांतिकारी नेटवर्क का संचालन किया गया बहावियों का। दूसरा काफ़ी जो इसमें महत्वपूर्ण है, सादिकपुर का ऐतिहासिक परिवार, बड़ा फेमस नाम है बहावियों का। सादिकपुर परिवार बड़ा फेमस, वर्ल्ड में ये हिस्ट्री में फेमस है। इसमें नाम किन किन का आता है? विलायत अली, इनायत अली और याह्या अली भाई हैं ये सभी। इनका पूरे आंदोलन के वैचारिक और संगठित ये तीनों कौन थे? इस पूरे के पूरे बहावी आंदोलन के वैचारिक और सांगठनिक कर्ता धर्ता थे। इनका घर गुप्त मुख्यालय था बहावी आंदोलन का। तीसरा जो है, इनके द्वारा किया क्या गया? स्वयंसेवकों की भर्ती। सादिकपुर केंद्र से हजारों उत्साही स्वयंसेवक को भर्ती कर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिताना, जहाँ पे इनका इसके बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाँ भेजा गया, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ
प्रत्यक्ष युद्ध जिहाद में ये पार्टिसिपेट कर सकें। और चौथा है दस्तावेजों का प्रमाणन करना। डॉक्टर के दत्ता कहते हैं कि पटना कमिश्नर के पुराने अभिलेख यह दर्शाते हैं कि पटना के वहाबी नेताओं का नियंत्रण पूरे उत्तर भारत के उपकेंद्र और वित्तीय मार्गों पर था। इसीलिए पटना का केंद्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्वयं सैयद अहमद बरेलवी पटना आए थे। वहीं से उन्होंने पटना को केंद्र बनाया और पटना इस पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में आता है। ये यात्रा कब हुई थी? सन 1821 में। हुआ यूं कि 1821 में सैयद अहमद बरेलवी मक्का की यात्रा के लिए निकले थे और इसी यात्रा के दौरान वो पटना आते हैं। जब वो पटना आते हैं तो जो पटना के स्थानीय मुस्लिम आबादी थी, इनके द्वारा उनका काफ़ी स्वागत भी किया जाता है और उन्होंने इस पूरी मुस्लिम आबादी को में उत्साह भी भर दिया। उन्होंने कई अनुयायियों को दीक्षा भी दिया और यही पटना प्रवास के दौरान ही उन्होंने इस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए 4 खलीफों की नियुक्ति की। ये 4 खलीफे कौन कौन थे? विनायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और मजहर अली। नाम पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स में, नामों को ध्यान रखिएगा। इन खलीफाओं के भविष्य में सांगठनिक गतिविधियों के विस्तार की पूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। इन्हीं के कंधों पर इस पूरे के पूरे आंदोलन के भविष्य निर्भर था और संगठन को बढ़ाने का भी इनका काम था। यहीं से पटना औपचारिक रूप से अखिल भारतीय आंदोलन का केंद्र बनता है और बाद में जिसने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया। इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि बहावी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? विनायत अली और इनायत अली। इसमें जब हम पहले विनायत अली के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि मौलवी विनायत अली, इनकी मृत्यु कब होती है? 1852 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा कि पटना के सादिकपुर मोहल्ला के सबसे प्रभावशाली बहावी नेता थे। सैयद अहमद शहीद की मृत्यु 1831 के बाद उन्होंने अत्यधिक बुद्धिमत्ता से आंदोलन का पुनर्गठन किया था। मतलब सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात इन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी अच्छे तरीके से खड़ा किया। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिताना के सैन्य शिविर के नेता भी वो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार और हैदराबाद में सघन दौरा कर हजारों लोगों को इस क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया था। इन्होंने भी कई सारे लोगों को दीक्षाएं दी और अंग्रेजों के विरुद्ध वित्तीय प्रवाह को भी सुनिश्चित करने का काम किया था। अब हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा है मौलवी इनायत अली। यहाँ ध्यान रखिएगा कि विलायत अली के छोटे भाई हैं ये इनायत अली। इनकी मृत्यु 1858 में होती है। ये अपना आक्रामक सैन्य रणनीति और अद्भुत सांगठनिक क्षमता के लिए इनको जाना जाता था। इनकी सैन्य रणनीति और इनकी रण कौशल्या मतलब सांगठनिक क्षमता अद्भुत थी। इन्होंने बंगाल के ग्रामीण जिलों मालदा, नादिया, 24 परगना, इन क्षेत्रों में इसे बढ़ाने का, इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया और इनकी मृत्यु के पश्चात वे सिताना शिविर के भी प्रमुख बनते हैं। मतलब विलायत अली की मृत्यु के बाद सिताना शिविर के भी ये प्रमुख बनते हैं और ब्रिटिश अभियानों का प्रत्यक्ष नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद है बहावी आंदोलन जो कार्य करता था, इसका ढांचा कैसा था? त्रिस्तरीय, 3 लेयर्ड। पहला स्तर था
केंद्रीय खलीफा तंत्र, दूसरा स्तर गुप्त गुप्तचर व्यवस्था और तीसरा स्तर सुरक्षित पारगमन का मार्ग। जब हम पहले स्तर की बात करते हैं तो सादिकपुर पटना में सर्वोच्च खलीफा की परिषद थी जो नीतिगत निर्णयों को लेती थी और इसी के द्वारा संपूर्ण देश में क्षेत्रीय एजेंट नियुक्त किए जाते थे जो कि इनका आदेश पालन करते थे और बहावी आंदोलन को बढ़ाने का काम करते थे। इसी के साथ साथ जो दूसरी व्यवस्था थी वो थी गुप्त गुप्तचर व्यवस्था। इन्होंने क्या किया था, कूट भाषाओं और संदेश वाहकों का अत्याधुनिक और अनूठा नेटवर्क उस जमाने में स्थापित किया था जो सेनापतियों और दूतों के गुप्त नामों का उपयोग करके संगठन को मजबूत करने का काम करते थे। और तीसरा पारगमन का मार्ग, आने जाने का मार्ग इनके द्वारा डेवलप किया गया था। भर्ती किए गए सैनिकों को ये क्या करते थे, पटना से सिताना भेजते थे और इसी सिताना भेजने के क्रम के लिए या सिताना भेजने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता था, गुप्त पारगमन के मार्गों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है कि जब इनको वित्तीय तंत्र को स्थिर करना होता था तो इसके लिए इन्होंने बड़ी अनूठी व्यवस्था का प्रयोग किया था जिसको मुठिया और चौथिया व्यवस्था कहा जाता था। मुठिया प्रणाली क्या थी कि जब प्रत्येक मुस्लिम परिवार अपना भोजन पकाता था तो पकाने से एक मुट्ठी पहले अनाज संगठन के नाम पे रख देता था और चौथिया व्यवस्था था कि कुल वार्षिक आय का 25% जकात के रूप में लिया जाता था। 2.5% सॉरी, 1/40वां हिस्सा मतलब 2.5% ये जकात के रूप में नियमित रूप से ये रख देते थे जिससे अस्त्र शस्त्र और सैन्य तैयारियां आगे की जाती थी। हुंडी का उपयोग करते थे, ये करों से भारी राशि को पटना के महाजनों के माध्यम से हुंडी के द्वारा ये भिजवाने का काम करते थे सिताना, जिससे अंग्रेज बहुत दिनों तक बेखबर थे। और के दत्ता लिखते हैं कि इनका वित्तीय प्रबंधन आज के आधुनिक राजनीतिक संगठनों से भी सुव्यवस्थित था और जो ही इनके सफलता का आधार था जिसकी वजह से यह आंदोलन अगले 50-55 वर्षों तक अच्छे से संगठित होता रहेगा। इसके पश्चात है सीमांत अभियान जिसमें बिहार के द्वारा या बिहारियों का पार्टिसिपेशन हुआ। अब यहाँ से जो पटना से जो वित्तीय संसाधन भेजे गए, सैनिक भेजे गए, इनके दम पे ध्यान रखिएगा कि सिताना को डेवलप करने का काम किया गया और जिससे सिताना में लंबे समय तक ब्रिटिश विरोधी अभियानों को संचालित रखा जा सके। इनके द्वारा मिलकर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों पर घात लगाकर हमले आदि किए गए। और के दत्ता कहते हैं कि इस सुदूर युद्धों का मुख्य वित्तीय और जनसांख्यिकी इंजन पटना का गुप्त सादीपुर कार्यालय था जिसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी गई थी और सिताना में हो रहे उस आंदोलन को हवा कौन दे रहा था या उसको संचालित कौन कर रहा था, पटना सादिकपुर का कार्यालय। अब ध्यान रखिएगा कि 1857 की महान क्रांति में भी इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका थी। इसके समय ध्यान रखिएगा क्रांति के साथ वैचारिक तादात्म्य था इनका, वहाबियों का। इनका एजेंडा बेशक अलग हो लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वहाबी नेटवर्क अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल बनाने में काफ़ी कारगर साबित हुआ था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो पटना का कमिश्नर था 1857 के समय में, नाम है उसका विलियम टेलर, नाम याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है। विलियम टेलर ने यह स्वीकार किया था कि सिपाही विद्रोह को भड़कने से पूर्व ही सादिकपुर के वहाबी उलेमाओं ने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। मतलब पटना की जो जनता थी, इस जनता को
अंग्रेजों के खिलाफ मानसिक रूप से बनाने का काम कौन करते हैं? वहाबी काम करते हैं। इसके पश्चात ध्यान रखिएगा कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर का इनके खिलाफ दमन चक्र भी चालू होता है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, जो अंग्रेज बार बार करते आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया, धोखे से की गई गिरफ्तारियां, और इन गिरफ्तारियों के पीछे फूट डालो और राज करो की नीति थी। हमारे ही कुछ भाई बहन अंग्रेजों के साथ मिलकर के, मतलब आप उनको ये कह सकते हैं कि मुखबिरों का काम करते थे। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने कुटिल चाल चली। पटना के 3 प्रमुख वहाबी नेताओं मौलवी अहमदुल्लाह, शाह मोहम्मद हुसैन, मौलवी वाइजुल हक को बैठक के बहाने बंगले पर आमंत्रित किया और अचानक नजरबंद कर लिया। बैठक करने के लिए बुलाया था और बैठक के दौरान ही उसको क्या किया, उनको क्या किया, उसने नजरबंद कर लिया। इसके बाद सादिकपुर पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सादिकपुर क्षेत्र की तलाशी ली जाती है और भारी मात्रा में वहां आपत्तिजनक पत्र और दस्तावेज बरामद किए जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि टेलर ने पूरे पटना शहर में कर्फ्यू लगा दिया था और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग थे जिनके पास हथियार था, उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया और ये सादिकपुर मोहल्ले पर कठोर प्रतिबंध आरोपित करके, या यूं कहें कि उस पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा, वहाबियों पर प्रमुख राज्य मुकदमे काफी इंपॉर्टेंट है। जो वहाबी आंदोलन वालों पर जो मुकदमे चलाए गए, पहला है अम्बाला ट्रायल। ये ध्यान रखिएगा, अम्बाला ट्रायल 1864 ईस्वी में होता है। आरोपी कौन कौन थे? याहिया अली और जाफर थानेसरी, और इनका जो दंड दिया गया था वो था मृत्युदंड। बाद में कालापानी में बदल दिया गया, संपत्ति जब्त कर ली गई। दूसरा है पटना ट्रायल। पटना ट्रायल में ध्यान रखिएगा, पटना ट्रायल में 1865 में पटना ट्रायल को अंजाम दिया गया। मौलवी अहमदुल्लाह थे इसमें, और इनको भी क्या दी गई? फांसी की सजा दी गई। बाद में अंडमान निर्वासन कर दिया गया और साथ ही साथ सादिकपुर के महल का विनाश कर दिया गया। इसके पश्चात हैं तीसरे मालदा ट्रायल। मालदा कलकत्ता 1870 में हुआ। अमीर उद्दीन और अन्यों के ऊपर ये चला, और इसमें ध्यान रखिएगा इन्हें भी राजद्रोह के तहत अंडमान द्वीप समूह में कठोर कारावास दे दिया गया। चौथा है राजद्रोह संशोधन। आईपीसी की धारा में संशोधन किया जाता है 1870 ईस्वी में। अखिल भारतीय नेटवर्क के ही खिलाफ ऐसा किया गया था और इसमें कहा गया कि 124 से देशद्रोह कानून को विशेष रूप से वहाबियों को दमन के लिए लागू किया गया था। यह ध्यान रखिएगा कि इन मुकदमों का परिणाम था काफी जो इम्पोर्टेंट है इसमें पटना ट्रायल 1865 और सादिकपुर का अंत। अभी हमने देखा है कि इसमें क्या किया जाता है, मौलवी अहमदुल्लाह पर मुकदमा किया जाता है। अब ये मौलवी अहमदुल्लाह सरकार के उप मूल्यांकनकर्ता के रूप में उच्च पदस्थापित थे। इनको अम्बाला मुकदमे के सुरागों के आधार पर गिरफ्तार किया। अम्बाला ट्रायल से इनके बारे में पता चलता है और इनको गिरफ्तार किया जाता है और पहले फांसी की सजा दी, बाद में अंडमान के आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सादिकपुर का पूर्ण विध्वंस कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति नफरत इतनी चरम पर थी कि सादिकपुर स्थित वहाबी नेताओं के पैतृक घरों, मदरसा, खानकाह को पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ इस स्थल के मलबे पर जानबूझ करके पटना नगर पालिका का ऑफिस का निर्माण करवाया गया ताकि यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जो स्मृति है वहाबियों की ये समाप्त हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसके वहाबी आंदोलन के स्वरूप के विषय में देखेंगे तो कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, धार्मिक पुनरुत्थान, किसान और शोषित वर्ग का समर्थन, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार। मूल रूप से यदि हम देखें तो ये साम्राज्य विरोधी संघर्ष था।
उसके बाद धार्मिक पुनरुत्थान का भी हम इसको मान सकते हैं, सुधार से भी इसको जोड़ेंगे। किसान और शोषित वर्ग का भी इसको समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार भी इसके द्वारा हुआ। इसके पश्चात है कि इतिहासकार डॉक्टर के दत्ता के द्वारा इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। डॉक्टर के दत्ता के शब्दों में यदि हम देखें तो ये बहावी आंदोलन के लिए इनके द्वारा शब्द यूज किया गया है कि बहावी आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अब तक का सबसे अधिक योजनाबद्ध, अत्यंत संगठित, सुव्यवस्थित और सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था, जिसकी आंतरिक संरचना, वित्तीय योजना और गुप्त संचार तंत्र 1857 के सिपाहियों के विद्रोह से भी कई गुना बेहतर और प्रभावी था। लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर इसके द्वारा विवश रखा गया। इसके पश्चात जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो पहला बिंदु है बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। पटना में मुख्य सूत्रधार इसके कौन है? सादिकपुर के अली बंधु थे, ये ध्यान रखिएगा। पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था 1857 के समय में। पटना ट्रायल का मुख्य आरोपी मौलवी अहमदुल्ला थे। साथ ही साथ बहावियों के दमन हेतु 1870 में भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह 124A का दमनकारी कानून जोड़ा गया था। ये मित्रों हमारा के दत्ता के इतिहास का जो क्रम है उसका यह दूसरा वीडियो था। अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के पश्चात आपको खुद ब खुद ये लगेगा कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है।